अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा ये वाली एक मेजर इक्वेशन कराई थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर करवाना चाहूँगा कि भाई दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन, ई इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये जो हमारे पास है दिस इज़ नोन एज द वर्क फंक्शन। ये हमारे पास वर्क फंक्शन है, प्लीज टेल मी। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी नीडेड by the incident photon to eject out electron या free up electrons from the surface of the metal, ऐसे ही था। और ये हर मेटल के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर ये एनर्जी मेरे पास इंसिडेंट फोटोन की इस वाली वैल्यू से ज़्यादा बड़ी होगी तो ये याद रखना कि आपके पास जो बाकी जो एनर्जी आएगी फोटोन की एनर्जी, वो किस में चली जाएगी? वो आपकी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सही है? अच्छा, अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने जैसे जो फॉर एग्जांपल अगर आपने एनर्जी दी, फोटोन की एनर्जी सिर्फ वर्क फंक्शन से मैच करती है। यस, इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू अदर सोर्सेज इट माइट गेन काइनेटिक एनर्जी एंड इट मूव। लेकिन एटलीस्ट जो फोटोन की एनर्जी होगी वो सिर्फ इतना होगी कि उसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकती है। सही है? लेकिन अगर ये ई की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, तो वो बाकी सारी की सारी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पे चली जाएगी। लेकिन मैंने एक बात आप लोगों को ये भी बताई थी कि हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लिटरली वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल नोटिस के रेंज ऑफ स्पीड्स हमारे पास निकल रहे होंगी जो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हो रहे होंगे, वो इस वजह से कि ये जो सारी की सारी एनर्जी होगी अगर सरफेस से निकालेगी तो वो मैक्सिमम में जाएगी, लेकिन अगर वो सरफेस से नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर आ रही है तो कुछ एनर्जी उसमें भी यूटिलाइज होगी। सही है? दिस मैक्सिमम वर्ड इज ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस। इज दैट क्लियर? यहां तक भी पहुंच गए थे हम लोग। फिर उसके बाद मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था, इस इक्वेशन को मैंने सिर्फ इस तरह से बनाया था, HF फाई और फिर ये हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम में किया था। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, HC ओवर लैम्डा वगैरह में भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये तो मेरे पास जनरल इक्वेशन थी। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि अगर E, ये मेजर पॉइंट है, इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज ओनली इक्वल टू द वर्क फंक्शन, देयर विल नॉट बी एनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने एक फोटो सेल वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें भाई मेरे पास एक जो फोटो सेल होता है, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आपके पास वो नहीं होते जो सोलर पैनल्स होते हैं, उसमें भी होते हैं फोटो सेल्स। ठीक है, बेसिकली दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जब इन पे लाइट पड़ती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सो बेसिकली इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ कराई थी, मैंने अच्छे खासी डिटेल कराई थी। फिर मैंने इसमें से स्टॉपिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने कहा था कि जो स्टॉपिंग वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम का स्क्वायर। सही है? यहां तक भी पहुंच गए थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। सबसे पहले आई वुड वांट यू कि आप इस चीज को कॉपी कर लो सो दैट वी डिस्कस दिस इन डिटेल। सो गाइज, आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या करोगे, जो आपने स्टॉपिंग वोल्टेज निकाला था ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला था। फिर आप एक काम करो, लाइट की फ्रीक्वेंसीज को वेरी करते चले जाओ। ठीक है, यानी इसका मतलब है एफ वेरी हो रहा है और मेरे पास स्टॉपिंग वोल्टेज की वजह से ये चीज़ भी वेरी हो रही होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब वो जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंदर क्या होगा कि मेरे पास E मैक्सिमम इस साइड पर होगा, ठीक है, y एक्सिस पर होगा, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो सबसे पहली चीज मैं एक काम ये करता हूं कि मेरे पास जो जनरल इक्वेशन है पहले उसको सामने रखते हैं कि वो क्या थी जनरल इक्वेशन। वो ये था E इज इक्वल टू, एक मिनट, E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फाई प्लस E मैक्सिमम। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां तक इस तरह कर सकता हूं, E मैक्सिमम करके, बल्कि E मैक्सिमम कर लेता हूं इसको। ठीक है, यहां तक सही है? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, अब जरा सुनो, एक और चीज है। सबसे पहली चीज है, ये चीज मुझे मिल रही है स्टॉपिंग वोल्टेज से और मुझे फ्रीक्वेंसी पता होगी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, HF इज इक्वल टू HF फाई प्लस KE मैक्सिमम।
यहां तक भी पहुंच गए। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं कि मैं इसको y एक्सिस पे रखना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखना चाह रहा हूं तो इसको सब्जेक्ट बना लूं मैं, यानी ये हो जाएगा के ई मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ फाइव। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए। अब मेरा जो ग्राफ जो मुझे प्लॉट करना है, मैंने आपको बता दिया था कि इस ग्राफ में ई मैक्स को वाई पे रखना है और फ्रीक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें ये चीज मेरे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी, ये जो होगा जो फ्रीक्वेंसी होगी ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, और जो मेरे पास ये होगा दिस इज गोइंग टू बी माई ग्रेडियंट एम। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और ये जो मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास y इंटरसेप्ट होगा, यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास जो y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट इज गोइंग टू गिव यू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सही है, यहां तक पहुंच गए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, वही चीज मैंने इधर भी लिखी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर आप इसमें से कुछ चीजें ये भी लिख लो, क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन के बाद फिर आप इसको भी जरा कॉपी कर लो कि y इंटरसेप्ट आपको वर्क फंक्शन देगा और ग्रेडियंट आपको h की वैल्यू देगा विच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है? तो ये आप एक दफा लिख लो अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ग्राफ आएगा जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने पर आओगे तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। Can you have a look at this graph? I would want you to plot this graph. एक ऐसी रफ स्केच बना लो इस ग्राफ का, because it is of prime importance. ये ग्राफ मैंने किसका प्लॉट किया है? E मैक्सिमम विच इज जो मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज, यानी मैंने फ्रीक्वेंसीज को वेरी किया, यानी डिफरेंट कलर्स वगैरह मैंने यूज किए हैं जिससे मेरे पास इंजेक्शन हो रही है। ठीक है, अब जरा सुनो, ये ग्राफ में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला, अगर आपने इस पर्टिकुलर ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू देगा? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा, एच की वैल्यू देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक भी बात समझ में आ गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ग्राफ में जो नजर आ रही है वो ये है कि भाई ये एक खास फ्रीक्वेंसी है जिस पर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। अगर ये खास फ्रीक्वेंसी है जिस पे मेरे पास ई मैक्सिमम अगर यहां पर 0 जूल्स आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपने एच को उठा के इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास डायरेक्टली वर्क फंक्शन भी निकल आ सकता है। समझ गए? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये भी हमारे पास आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ वर्क फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपके पास उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0 आएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो आपने फ्रीक्वेंसीज को वैरी किया यूजिंग द सेम मेटल, दिस इज फॉर वन सिंगल मेटल। लेकिन अगर आप मेटल ही चेंज करोगे, सिर्फ मेटल चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ सब कुछ सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से वेरी हो सकता है आपके पास ग्राफ। कैन यू सी दैट? इसमें ये होगा कि जो आपके पास ग्राफ्स बनेंगे, सिंस हमें पता है कि द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज अ कांस्टेंट इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि जो भी ग्राफ, जिस मेटल का भी आप ग्राफ बनाओगे उसका ग्रेडियंट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। यानी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक और लाइन बना के दिखाओ जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शायद ज्यादा है, तो वो आपका ग्राफ इधर बन जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत केयरफुली स्केच बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, मेकिंग श्योर कि ये पैरेलल लाइंस हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? समझ गए? यानी कहने का मतलब ये एक खास एक सिंगल मेटल का था पूरा ग्राफ। सही है? अगर मैंने मेटल चेंज किया तो आपका जो ग्राफ होगा वो इसके राइट पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट पे भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो आपके पास 0 जूल्स काइनेटिक एनर्जी आएगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोटोन। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस ग्राफ क्लियर और नॉट? सही है? यहां तक क्लियर है?
लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, वो एक सवाल में आ चुका है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जगह पे ये क्या करता है कि 1/λ रखता है। अगर 1/λ रखेगा तो जो ग्रेडियंट होगा वो hc के बराबर होगा, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा उसके अंदर, सही है। लेकिन अगर नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये डायरेक्टली h के बराबर होगा इसका ग्रेडियंट, सही है। वो जब सवाल आएगा विल डू दैट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इस ग्राफ का स्केच एक बना लो अपने पास, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, सही है। ये मैंने एक और ग्राफ बनाया, मैं इस चीज को अभी ही राइट नाउ टैकल करना चाह रहा हूं। इस बार मैंने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी की जगह पर 1/λ रखा है, ठीक है, 1/λ रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन एक चीज ख्याल करना है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन पहले मैं इधर लिख रहा हूं, E = phi प्लस KE मैक्सिमम, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। यानी मैं इसकी जगह पे मैं इस तरह लिख सकता हूं, hc/λ is equal to hc/λ phi प्लस ½ mv² मैक्सिमम। यहां तक भी पहुंच गए, सही है। अभी ग्राफ के अंदर ये चीज मेरे पास y एक्सिस पर है। अगर मैं इसको y एक्सिस पे लेकर आता हूं, मैं इसकी वर्किंग जो है थोड़ी सी इधर कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं KE मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा hc/λ और माइनस hc/λ phi। यहां तक पहुंच गए, सही है। अब जरा सुनो, कॉमन कुछ भी नहीं लेंगे, अभी मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, सही है। अब आप एक काम करो, सिंपल सा एक काम करो, इसके अंदर देखो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, मैं बताता हूं, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, इधर थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख रहा हूं। hc ब्रैकेट्स में 1/λ लिख सकता हूं, उसको कोई मसला है नहीं। और इसकी जगह पे मैं phi लिख दूं, वापस से मेरी मर्जी है, मैं लिख सकता हूं इसको phi। यहां तक पहुंच गए। लेकिन अब जरा इधर देखना, जब आपने ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट 1/λ, इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज है, दिस इज माय y एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास x एक्सिस पे आया, अग्रीड। इस बार जो मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है, ग्रेडियंट किसके बराबर है, hc के बराबर है, सही है। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जस्ट बी केयरफुल, सही है। ये ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जा गए और आपने बोला कि यार लाइन ऐसी है, आपने देखा कि यार भले नीचे लैम्डा भी लगा, आपने बोला ये h के बराबर हो जाएगा, सर ने बोला था। नहीं, मैंने बोला है कि अगर आपके पास ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर यहां पे नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ होगा, तो फिर याद रखना कि इसका ग्रेडियंट h के बराबर होगा। मेमोराइज करवा रहा हूं मैं आपको। और अगर ये 1/λ के बराबर है, तो फिर ये जो ग्रेडियंट आएगा वो hc के बराबर होगा, सही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? इंटरसेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। आपने इंटरसेप्ट hc/phi को ये phi कैसे ले लिया? क्या आपने ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये। फ्रीक्वेंसी पहले लिखता था ना, एफ phi लिखता था, उसकी जगह पे मैंने जब सब चीजें चेंज करी, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, करवाया था मैंने पिछली क्लास में, ठीक है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज टेल मी यस। सबको समझ में आ गया? ठीक है, बस ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यार, इसकी डेफिनेशंस एज इट इज, प्लीज इसको कॉपी कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जी, ये मैंने सारा आपसे डिस्कस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टिकल्स ऑल्सो हैव अ डुअल नेचर, ठीक है। अब ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है जिसके अंदर ये जो लैम्डा लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉगली नहीं होता, डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है, सही है। ये जो है ना, पहले आप यहां से लेकर यहां तक आप इसको कॉपी करो, फिर मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मैं उठाकर इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो लैम्डा, सॉरी, इसको मैं लिख रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, सही है। ये जो mv है, ये पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और ये जो लैम्डा है, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है, ठीक है।
EM वेव की वेवलेंथ होती है जो बेसिकली अभी पार्टिकल की वेवलेंथ की तरह बिहेव कर रही होती है। अब जरा सुनो, बात यह है, ये आपके पास इक्वेशन तो यहां पे बन गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो था ना हमारे पास, ये था वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कशन की थी। मैंने अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाली थी इसकी डिस्कशन। अब मैं इस डिस्कशन पे डिटेल में जाना चाहता हूं कि इसमें हुआ क्या था। सही है, लेट्स गो टू ऑल द डिटेल्स। अभी आप एक काम करो, सबसे पहले इसको उठा के कॉपी कर लो, फिर डिस्कस। सबसे पहली चीज है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन गन की जरूरत होती है। अब इलेक्ट्रॉन गन जो होता है उसमें सिर्फ एक हीटेड फिलामेंट होता है। सही है, हीटेड फिलामेंट जो होता है, आपको याद होगा, आपको ओ लेवल्स में शायद मैंने थर्म आयोनिक एमिशन कराई थी कि आप फिलामेंट को गर्म करते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, उस फिलामेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं, और हमारे पास जो ग्रेफाइट का जो होता है ना, वो जो ग्रेफाइट की जो फिल्म है जो मैंने इसमें बात की है ग्रेफाइट की, सही है, उसको हम लोग एनोड बनाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके बीच में एक बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो। कहने का मतलब यह है कि हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मेटल में से निकले वो सीधा जाए और ग्रेफाइट के अंदर क्रैश करें। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये थिन सैंपल ऑफ ग्रेफाइट है मेरे पास एक सामने, जिसको हमने क्या बनाया हुआ, एनोड बनाया हुआ, एनोड टारगेट बनाया हुआ है। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, मेन चीज ये है, रियलाइज दिस फैक्ट कि ग्रेफाइट की अगर थिन फिल्म है तो एटम्स के बीच में स्पेसेस तो होंगे। सही है, अभी हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये किया था डी ब्रॉय का, वेवलेंथ का, एक पार्टिकल की वेवलेंथ का हमने किया। अब कहने का मतलब ये है, मैंने इधर लिखा है लास्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज फ्रॉम ग्रेफाइट फिल्म एंड प्रोड्यूसेस डिफ्रैक्शन रिंग्स ऑन द फॉस्फरस स्क्रीन। अब याद करो एक चीज, एएस लेवल में से वेवलेंथ जो आपके पार्टिकल की थी, यानी डी ब्रॉय वेवलेंथ जो पार्टिकल की थी, वो पता है क्या हो रहा होता है, वो वेवलेंथ जो आपके पार्टिकल की थी वो मैच कर रही होती है सेपरेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द ग्रेफाइट इटसेल्फ, यानी जो उसके एटम्स के बीच में जो गैप है ना, उससे मैच कर रही होती है ये वाली वैल्यू, यानी डी ब्रॉय वेवलेंथ। इस वजह से हमारे पास यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई मैक्सिमम डिफ्रैक्शन इज सीन व्हेन द वेवलेंथ इज कंपेरेबल to the size of the opening itself. This is exactly what is happening over here. वो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ थी वो डायरेक्टली मैच कर रही है उस सेपरेशन के साथ, और हमारे पास इस तरीके की रिंग्स बनी हुई आ रही है which suggest diffraction, यानी स्प्रेडिंग हो रही है। सही है सर, स्लिट एटम स्लिट की तरह एक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही बोला, सही फरमाया भाई। जैसे आप जो है ना, सपोज करो भाई मैं इलेक्ट्रॉन बीम हूं, सही है, मैं एक इलेक्ट्रॉन बीम हूं, ये बीच में एक छोटा सा गैप है, आप भी ग्रेफाइट एटम हो, आप भी ग्रेफाइट हो, सही है। अब मैं बीच में से जा रहा हूं, मेरी जो वेवलेंथ होगी वो इस गैप से मैच कर रही है, आई विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब मेरा ये एक सवाल है कि अगर ये जो सेपरेशन है इसको ज्यादा खोल दें, सेपरेशन को, यानी ऐसा हम लोग फिल्म यूज करें तो हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग वेवलेंथ को, ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, इसको बढ़ा दें तो क्या होगा, उतनी रहेगी, मैक्सिमम पे रहेगी। डिफ्रैक्शन की जो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है उसको बढ़ाएंगे, गैप साइज सेम रखा, सही है, तो मेरे पास जो होगी डिफ्रैक्शन और बढ़ेगी। मैक्सिमम तो है, लेकिन कहने का मतलब है अगर गैप साइज है, एक फिक्स्ड है, एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, या तो गैप को छोटा करो या वेवलेंथ को बढ़ा दो डिफ्रैक्शन बढ़ाने के लिए। सही है, देयर इज अ लिमिट टू द लेवल ऑफ डिफ्रैक्शन, बट दिस इज अ थंब रूल, राइट? ये बात समझ में आ गई? अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं स्क्रीन को ऊपर लेके नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, ठीक है, मेरे पास डिफ्रैक्शन आ रही है, मेरे पास रिंग्स बनी हुई आ रही है, सही है, सपोज करो मेरे पास यही रिंग्स बनी हुई आ रही है, बल्कि मैं एक रिंग्स बना लेता हूं इधर। सपोज करो ये डेड सेंटर है और मेरे पास इस तरीके की रिंग्स बनी हुई आ रही हैं, सही है, यू सी दिस रिंग्स। ठीक है, आप जरा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
मैं क्या करता हूं, सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस था। मुझे पहले यह बताओ, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? अगर स्पीड बढ़ेगी तो मेरे पास ये डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी? छोटी होगी। अगर ये डी ब्रॉय वेवलेंथ छोटी होगी तो मेरे पास ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना बेटे। आपके पास वेवलेंथ कम हुई तो डिफ्रैक्शन कम होगी, स्प्रेडिंग कम होगी। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आ गई? ये रीजनिंग जो मैंने अभी की है, दिस इज एसेंशियल। 3-3 मार्क के सवाल आ सकते हैं इसमें रीजनिंग पर। ये सारी रीजनिंग आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, अच्छा जी। अच्छा, मैंने बोला है यहां पे ये है, रिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ग्रेफाइट एज अ वेव। ठीक है, आइडिया क्या है? सेपरेशन ऑफ एटम्स इन ग्रेफाइट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो डिफ्रैक्शन। सही है? वेवलेंथ की जगह पे डी ब्रॉय वेवलेंथ लिख लेना। सही है? लिख लो, अभी कॉपी कर लो इसको। अच्छा जी, अब आपके लिए एक सवाल है इधर। सही है? इस सवाल को मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, वर्किंग सारी नीचे है, लेकिन मेरी बात सुनो। आई वुड वॉन्ट यू टू गिव दिस क्वेश्चन अ शॉट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। अब हम लोग चलते हैं, जरा सुनो, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा पर। पहले आप इसके पॉइंट्स कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं कि होता क्या है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो वाइट लाइट होती है, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेनी कलर्स। ठीक है, और मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर वाली जो लाइट होती है। ठीक है, अब आइडिया ये है, इसके अंदर आइडिया ये है कि आपके पास, हम लोग करेंगे क्या, जरा सुन लो। अगर मेरे पास वाइट लाइट को अगर आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास किया तो आपके पास पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम आ जाएगा कलर का। ठीक है, पूरा फुल कंप्लीट स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, उसके बीच में कोई सेपरेशंस नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी लाइट आ रही है मेरे पास, कोई भी कलर की लाइट आ रही है, बल्कि मैं स्पेसिफिकली कलर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा मेरे पास एक लाइट आ रही है, उसको अगर मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पढ़ता हूं, उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से लाइंस नजर आ रही हैं। कैन यू सी दैट? ये लाइंस नजर आ रही हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे होता है। सबसे पहले लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा सुन लो। देखो, आपको पता है कि आपके पास जो लाइट होती है, इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेनी कलर्स, मेनी वेवलेंथ्स, राइट? मेनी वेवलेंथ्स का मतलब है मेनी फ्रीक्वेंसीज। जरा सुनो, अब इसका आइडिया बड़ा सिंपल सा है। हम लोग सबसे पहले ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा इज अ वेरी पावरफुल टूल टू एक्चुअली हेल्प यू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। ठीक है, अब हर एलिमेंट का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। पहले तो ये बात समझ लो। सही है? अब होता क्या है, जरा सुनो। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक एलिमेंट लेते हो, कोई भी एलिमेंट लिया, उसको पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। समझ गए? गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अक्रॉस एक वेरी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो। कहने का मतलब ये है। सही है? अब होगा क्या, बिकॉज ऑफ द वेरी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास जो ये आपका जो है, जो गैस है, जो एलिमेंट को मैंने गैस में कन्वर्ट किया है पहले, सही है, उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले ग्राउंड स्टेट में होते हैं, पहले नॉर्मल स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट यानी लो एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हायर एनर्जी में जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी ये एक्साइट होते हैं। एक्साइटेशन का मतलब है दे गो इनटू हायर एनर्जी लेवल। समझ रहे हो? उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई आपको पता है कि एक्साइटेशन इज ओनली शॉर्ट लिव्ड। जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे थे तो एक्साइटमेंट थी, खत्म हो गई। सही है? अब जरा सुनो, इट इज ओनली शॉर्ट लिव्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में गिरने की कोशिश करते हैं। जब ये अपने ओरिजिनल स्टेट में गिरने की कोशिश करते हैं तो हमारा कहने का मतलब क्या था, एक्साइटेशन का मतलब है एनर्जी गेन और डी एक्साइटेशन का मतलब है एनर्जी लॉस।
बट दीज एनर्जीज, ये जो हमारे पास एनर्जी लूज हो रही है, दिस इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास पीछे गिरा वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. E इज इक्वल टू HF. कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई भी लाइट हो सकती है. यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब मैं इसके लिए आपको जो है सामने बताना चाह रहा हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, सही है, आप लोग सारे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो. अब आइडिया ये है कि मेरे पास सपोज करो आप एक इलेक्ट्रॉन हो, बाकी ये सारे मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल. मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये गया इस लेवल पे गया, सही है, इसकी जगह पे आके बैठ गया. लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलेगा यार इधर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. जब ये आया तो इसमें से एक फोटोन इंजेक्ट आउट होगा. दैट फोटोन जो होगा मे बी ऑफ एनी कलर डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर बिल्कुल जाके पीछे जाके बैठ जाए, सही है, उसके बाद वापस आके गिरेगा, ह्यूज एनर्जी डिफरेंस होगा. अगर ह्यूज एनर्जी डिफरेंस होगा तो मेरा आपसे सवाल है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है. अच्छा, मेरा एक और सवाल है. विब गियर के अंदर अगर आप रेड कलर की तरफ जाते हो तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ जाते हो तो कम होती है. ये आपको याद रखना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब इसके अंदर जो ये वाला जो आपके पास स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, ये वाला बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन का है. हमने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन को जो है वैसे ही गैस फॉर्म में ही होता है, इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और उसमें से जो लाइट निकल के आ रही थी उसको एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास किया गया. तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्ड लाइंस आ रही हैं विच सिग्निफाइज डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन गिरा होगा. यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, इसमें से मेरे पास इतने सारे कलर आ रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि ये वाली जो मेरे पास लाइन है, कंपेयर दिस विद दिस लाइन, सही है, दोनों में से किसका, कौन से बड़े एनर्जी लेवल से घिर कर आया है? अगर बड़ी एनर्जी से गिरकर आप कह रहे हो कि रेड कलर जो है, सुनो, ये वाला ना, हाँ, वायलेट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वायलेट का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी ये वो वाला इलेक्ट्रॉन होगा जो बहुत हायर लेवल पे गया था और उधर से गिरकर वापस आया. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका मतलब है कि ये जो कलर्ड लाइंस हैं, दीज रिजेंबल्स द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये हर एलिमेंट का डिफरेंट हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है. इसी वजह से तो हमारे पास ये होता है, सितारे जो होते हैं, सितारे होते हैं, उनमें से लाइट निकल रही होती है, उस लाइट को ही तो स्टडी करके हम लोग पता करते हैं कि उसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्या होगा. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसी का एक ऑपोजिट फॉर्म भी होता है, नोन एज द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. उस पर हम लोग बाद में आते हैं, अभी तो हमने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा किया है, ठीक है. अब आप एक काम कर लो, ये इसके कॉपी कर लो पॉइंट्स. बेसिकली मैंने यहां पे लिखा है गैस हैज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, इसकी जगह पे लिख दो अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस द गैस, ये लिख दो इसमें. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक एनर्जी डायग्राम है, सही है. ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी डायग्राम है, जरा इधर देख लो, सही है. अब आइडिया ये है, सुन तो लो, इन सब की जो मैंने एनर्जी मार्क की हुई है, ये जितनी भी एनर्जी लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में और नेगेटिव है, ठीक है. मेक सेंस? अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, मुझे अगर इसको आयनाइज करना है 100%, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई कर दूं, बाहर ही निकल आएगा ये. यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब आइडिया क्या होता है कि आपके पास ये जो बीच का जो रीजन नजर आ रहा है ना, ये फॉरबिडन लेवल्स होते हैं, इधर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता.
सही है। अब जरा सुनो, आइडिया ये है कि अगर आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि इस डिफरेंस को पूरा कर ले, इन दोनों के एनर्जीज का डिफरेंस को पूरा कर ले, तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इधर पहुंच जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस भी गिरेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस गिरेगा तो इसके अंदर से एक फोटोन भी निकलेगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? सही है, ये बात समझ में आई? अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इतना उसको एनर्जी दी कि वो उठकर इधर चला गया और फिर ये वापस से इधर से गिर रहा है, तो जरा सुनो, इसमें से आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन निकलेगा, यानी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे पास ये वाली भी ट्रांसिशन हो सकती है कि हमारे पास अगर इधर है, इधर से इधर गिर जाए, इसका भी कोई एनर्जी डिफरेंस होगा, वो किसी फोटोन के साथ हो। अगर वो विजिबल रीजन में नहीं हुआ, नजर ही नहीं आएगा वो आपको। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? जी बेटे। लेकिन पूरे नीचे आएगा ना वापस एट द एंड, यस। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर एक इधर पहुंचा है, हो सकता है पहले इधर पहुंचे, फिर इधर से इधर पहुंचे, फिर इधर से इधर पहुंचे। यू गेट दिस आइडिया? क्लियर है? या डायरेक्टली इधर तक पहुंच जाए। सही है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? यानी आपकी कॉम्बिनेशंस बहुत सारी बन सकती हैं इसके अंदर। तो अब आप जो है ना कुछ ये वाले पॉइंट्स लिख लो। इस डायग्राम को तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बट आप इसको कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स कॉपी कर लो। कैन ओनली हैव सर्टेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। ये शो करता है कि एनर्जी इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड। मैंने दोबारा यही बताया कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर था, इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके पहुंच गया, विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओवर हियर। फिर यही इलेक्ट्रॉन मेरे पास नीचे गिरा। जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, फोटोन एमिटेड हुआ। अब अगर फोटोन की एनर्जी निकालनी है या वेवलेंथ निकालनी है, तो आप इन दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब इन दोनों एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे आप E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा लगाकर आप इसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। गॉट इट? अच्छा, ये मैंने बात बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशन कहते हैं। सही है, यही चीज मैंने इधर भी लिखी हुई है। अच्छा, इधर देखो, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। प्लीज लिसन। सबसे पहली चीज है, जो व्हाइट लाइट होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। कैन यू सी दैट? अब इस व्हाइट लाइट को मैंने क्या किया है, एक लो प्रेशर गैस से पास किया। अब वो जो व्हाइट लाइट को मैं दोबारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाकर उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाकर जब मैं उसको रीस्टडी करता हूं, तो उसके अंदर आपको इस तरह की लाइनें नजर आ रही होंगी जो मिस हो रही है मेरे पास। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके पास जो इंसिडेंट फोटॉन्स थे, व्हाइट लाइट है, मैनी फोटॉन्स होंगे। अब उसमें यह होगा कि फोटॉन, जो इंसिडेंट फोटॉन्स थे, उसमें से कुछ फोटॉन्स की एनर्जी लेवल्स के गैप के साथ मैच हो जाएगी। अगर ये गैप के साथ मैच हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब जब वो हायर एनर्जी से वापस गिरेगा, फोटॉन री रिलीज होगा। ठीक है, वो जो फोटॉन था वापस से रिलीज होगा, लेकिन वो अब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाए, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो फोटॉन आपको कभी नजर ही नहीं आएगा, वो वाला उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में काली लाइन आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ये वाला जो आपके पास ग्राफ है, आई मीन जो ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज द लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये कौन सा है? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। सही है, ये सेम ही हाइड्रोजन का था ये। क्लियर है? योर चॉइस, इधर यू गो विद दिस और यू गो विद एनीथिंग एल्स। गॉट इट? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है। अब आप एक काम कर लो, हाँ ये लिख लो, ये लिख लो। Okay guys, so this completes the chapter of quantum physics. Anyways guys, see you in the next class where we'll be doing a lot of questions.